शादी हुए अभी 2 महीने ही बीते थे कि सासू माँ की नसीहतें शुरू हो गई थी। वैसे हनीमून पर जाते समय ही सासू माँ ने कहा था, लौटने के बाद 1-2 महीने अपने घर परिवार को समझने में लगाओ, फिर अपनी घर गृहस्थी संभालो और मुझे घर की जिम्मेदारी से मुक्त करो। उस समय वो सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। सासू माँ को कितना स्नेह और विश्वास है मुझ पर कि पूरी गृहस्थी मुझे सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहती हैं। हनीमून से लौटने के बाद 2 माह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नई शादी के बाद समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। रवि के साथ दुनिया जहान की बातें करते करते रात के 2-3 बज जाते। फिर थक कर मैं गहरी नींद सो जाती तो सवेरे 9 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। शुरुआती 1-2 दिन रवि बेड टी मेरे सिरहाने रख देते, जो कि 9 बजे तक ठंडी हो जाती। अब सुबह की मेरी चाय थर्मस में रख दी जाती है, जो कि उठने पर मैं गरम गरम पीती हूँ। तब तक रवि नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो चुके होते हैं। 2 महीने बीतने के बाद मायके जाते समय सासू माँ ने मुझे धीरे से याद दिलाया कि लौट कर आने पर तुम्हें रूटीन बदलना होगा, क्योंकि अब घर गृहस्थी तुम्हें संभालनी है। सासू माँ बहुत ही कठोर, खुशमिजाज और शांत रहने वाली थी। मैंने कभी उन्हें जोर से बोलते या डांटते नहीं सुना। फिर भी कोई काम ना करने पर वह कठोर शब्दों का प्रयोग करती थी। यदि वे लिहाज करती भी थीं तो तब, जब कोई बाहरी व्यक्ति बैठा हो। उस समय तो वे सहज भाव से बातें करती रहती थी, पर उसके जाते ही वे जिसने गलती की हो उससे कहने में जरा भी नहीं चूकती थी। घर में मेहरी और एक नौकर था। ससुर जी शेयर मार्केट का काम करते थे। छोटी ननद पढ़ रही थी। सभी का चाय नाश्ता, टिफिन व भोजन की व्यवस्था से लेकर उनकी अन्य ज़रूरतों को वह बहुत अच्छे से पूरा करती थी। मायके से लौटने पर नहाकर पूजा घर में ठीक 6 बजे मुझे हारमोनियम बजाते हुए भजन गाने का आदेश मिला। संगीत व गायन में मैं पारंगत थी। मेरा गाया भजन सासू माँ को अच्छा लगा। पूजा के बाद अन्य घरेलू कामों में मैं सासू माँ का हाथ बटाने लगी। मैं चाहती थी कि सासू माँ खुश रहें और मेरे कारण किसी को कोई असुविधा ना हो, पर घर गृहस्थी में सभी को संतुष्ट कर पाना इतना आसान ना था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एक एक करके सासू माँ की ऐसी ऐसी नसीहतें सामने आने लगी कि सुनकर मैं तिलमिला उठती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। रवि से मैं कहती तो वे उसे मजाक में उड़ा देते। वे माँ का सम्मान करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि माँ ने कुछ गलत कहा। मुझे भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः गंभीर से गंभीर बात को भी हवा में उड़ा देते। रात को बेडरूम में हमारी बातचीत की शुरुआत सासू माँ के दिन भर में दिए गए उपदेशों से होती। जानते हो, सासू माँ कभी कभी ऐसे वाक्य बोल देती हैं कि जिसे सुनकर तन बदन में आग लग जाती है। मैं चिढ़कर कहती, नो प्रॉब्लम, जग में ठंडा पानी तुम्हारे सिरहाने रखा रहता है और फिर यह बंदा ठंडा करने के लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित है। रवि मेरी बात को मजाक में उड़ा देते। उस दिन सुबह 7 बजे किचन में मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी कि नौकर ने मुझे सूचना दी कि सासू माँ बेडरूम में बुला रही हैं। मैं सासू माँ के पास पहुंची। यह क्या है, उन्होंने मीठी आवाज में कहा। तुमने बिस्तर कितने बजे छोड़ा? जी 6 बजे, मैंने जवाब दिया। इस समय 7:15 बज रहे हैं। सवा घंटे से तुम्हारे कमरे की लाइट, टीवी, एसी सब चल रहे हैं। यह तो बिजली की बर्बादी है ना। इससे बिजली का बिल बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने का भी खतरा रहता है। कमरे से निकलते ही सारे स्विच ऑफ कर दिया करो। इसे अपनी आदत बना लो। सासू माँ के मधुर वचनों को मैंने कड़वी दवा की तरह निगल लिया। वह मेरे साथ किचन तक आ गई थी। हड़बड़ाहट में मैं गैस जलती हुई छोड़ गई थी। उस पर कुछ पकाने का बर्तन नहीं था। सासू माँ ने पुनः वही बात याद दिलाई, कहीं भी जाने से पहले गैस जलती हुई मत छोड़ो। इससे गैस बर्बाद होने के साथ साथ दुर्घटना होने का भी खतरा हो सकता है। मुझे मेरे घर पर पापा भी इसी प्रकार बात बात पर टोका करते थे।
पर वहाँ मेरी मम्मी तुरंत अपनी लाडली बिटिया के बचाव के लिए आ जाती थी। पापा को पलटकर वह जवाब दे देती, क्या कंजूसी सिखा रहे हो? 2-4 रुपए की बिजली ही जाएगी तो घर के बजट पर क्या फर्क पड़ता है? अरे बाद में तो उसे ससुराल में सब करना ही है, अपने घर में तो आराम से रहने दो। रात को मैंने रवि को सारी बातें बताईं तो वे हो करके हंसने लगे और कहा, हमारे ऑफिस में तो हमारे डायरेक्टर भी चैम्बर से जाते समय खुद स्विच ऑफ करता है, चपरासी का इंतज़ार भी नहीं करता। हम सभी ऑफिस से निकलते समय यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि कहीं लाइट एसी ना चल रही हो। यह एक अच्छी आदत है, चलो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। वैसे तुम्हारे रहते लाइट्स की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारी सुंदरता से कमरा ऐसे ही रोशनी से भरा रहता है। दिन बीतते रहे और सासू माँ की नसीहतें भी बढ़ती जा रही थी। नल खुला छोड़ दिया, पानी व्यर्थ में बह रहा है। इस देश में तमाम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बाथरूम में साबुन बॉक्स में नहीं रखा, फर्श पर पड़ा गल रहा है, किसी का पैर पड़ने पर वह फिसल सकता है, चोट लग सकती है। कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तह करके हैंगर में लगाकर अलमारी में रखने चाहिए। गंदे मोजे व कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डाले? पापा की शाम की चाय में शुगर क्यूब्स दे दिए, शुगर फ्री टेबलेट नहीं दी, जानती हो वे डायबिटिक हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी थी, हर छोटी से छोटी बात पर उनकी चौकस निगाह लगी रहती थी। बेडरूम में सोते समय मैं अगरबत्तियां जलाकर लगा देती थी, इससे कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक उठता था। दीवार पर किताबें रखने का एक छोटा सुंदर सा अटैचमेंट लगा था। अगरबत्ती स्टैंड था नहीं तो मैं अगरबत्ती की तीलियां किताब के पन्नों के बीच दबा कर रख देती थी। सासू माँ ने ऐसा करने से मना किया और एक सुंदर सा अगरबत्ती स्टैंड ले आई। अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक आदि के पीतल के छोटे छोटे बर्तन जो मुख्य रूप से पूजा घर में रहते थे, उनकी साफ सफाई सासू माँ स्वयं करती थी। कभी कभी यह जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी जाती थी। बाकी रसोई के बर्तन तो मेहरी मांजती थी, पर पूजा के बर्तन स्वयं साफ किए जाएं, ऐसा सासू माँ का निर्देश था। इस सफाई अभियान में कभी कभी बेडरूम का अगरबत्ती स्टैंड पूजा घर में मैं रख देती और रात को अगरबत्तियां मैं फिर से किताब के पन्नों के बीच लगा देती। इसके लिए भी सासू माँ एक दो बार मुझे टोक चुकी थी, पर मुझसे अक्सर भूल हो जाती। कपड़ों की उधार खरीदारी पर भी सासू माँ की तीखी बातें सुननी पड़ती। मैं लाला जी के यहाँ से अगर उधार कपड़े लाती हूँ तो साफ साफ बता देती हूँ कि 3 महीने में किश्तों का भुगतान करूँगी, और ऐसा बिना भूले करती हूँ। तुम उनके यहाँ से कपड़े ले आई और 2 महीने बीत गए, रुपए नहीं भिजवाए। या तो उसे बता देती कि रुपए इतने महीने बाद भिजवाऊंगी। मैं आज गई थी तो तकादा तो उसने नहीं किया, पर बताया ज़रूर। मैंने आज ही उसका उधार चुकता करके खाता क्लियर कर दिया है। उधार के लेन देन में बहुत सतर्क और नियमित होना चाहिए। भाई का घर से फ़ोन आया था, वह चहक रहा था, दीदी मेरा आयकर अधिकारी के लिए चयन हो गया है, 20 को जाना है, पापा तुम्हें लेने 14 की सुबह पहुंच जाएंगे, तुम तैयार रहना। भाई से कभी मैंने वादा किया था कि उसकी सर्विस लगने पर मैं उसे एक सूट उपहार में दूंगी, कि लाला जी के यहाँ से मैं 11,745 रुपये में 3 पीस सूट का बहुत शानदार कपड़ा ले आई। इनसे प्रार्थना की कि बधाई देने के बहाने यह कल परसों में चले जाएं और कपड़ा दे आएं, जिससे वह समय से सिलवा सके। मैं घबरा रही थी कि मेरी कंजूस लेकिन हिसाब किताब की पक्की सासू माँ कहीं किराए आदि के खर्च को लेकर इनका जाना ना रोक दें, पर उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी। इनको छुट्टी नहीं मिल पाई तो ससुर जी जाने को तैयार हो गए। बेडरूम में किताबों के शेल्फ के नीचे रखी टेबल पर मैंने वह सूट का कपड़ा रख दिया कि सुबह पैक करके पापा को दे दूंगी। सुबह आँख खुलने पर जो दृश्य देखा तो मेरी सांस हलक में अटक कर रह गई।
रात को जलती अगरबत्तियों को मैंने किताब के पन्नों में दबाकर लगा दिया था। रात को ना जाने कैसे जलती अगरबत्ती सूट के कपड़े पर गिर पड़ी, जो ठीक नीचे टेबल पर रखा था, और कपड़े के बीचों बीच जलाकर सुराख बना दिया था। मैं देखकर दंग रह गई। मैंने 3,000 रुपये अपने पास से लगाए थे, 4,000 इनसे लिए थे और 4,745 रुपये बाकी कराई थी। दुख से मेरी आंखें भर आईं। सासू माँ को सारी बात बताई तो वह संतावना देने लगी। बोली, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब रोने से नुकसान की भरपाई तो होनी नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरी गलती थी। यदि मैंने अगरबत्ती को अगरबत्ती स्टैंड में लगाया होता या कपड़े को अलमारी में रखा होता तो यह हादसा न होता। लाला जी के यहाँ तुरंत इतना अधिक उधार करने की हिम्मत न थी, जबकि अभी 4,000 उधार कर ही आई थी। सासू माँ तो एक पैसे का भी नुकसान नहीं सहन कर पाती हैं, इसलिए उनसे और कुछ कहना बेकार है। भाई के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगी, यही सोच सोचकर मैं गिलानी से भरी जा रही थी। सासू माँ ने सुराख हो गए कपड़े को देखा, फिर बोली, इसको रफू करवा दूंगी तो काम आ जाएगा। 2 दिन बाद पापा मेरे मायके भैया को बधाई और उपहार देने चले गए। 14 तारीख को पापा के साथ मायके जाते समय मैं सोच रही थी, भाई से कैसे आंख मिला पाऊंगी। भाई सोच रहा होगा कि इतने बड़े संपन्न घर में दीदी है और पहली बार उपहार दिया भी तो यह रफू किया सूट। उस टेलर ने भी क्या सोचा होगा। रफू के निशान को सूट सिलते समय कहाँ छिपा पाएगा कोई। इससे तो अच्छा था कि कोई उपहार ही ना देती, कोई बहाना बना देती, कम से कम किरकिरी तो ना होती। क्या मेरी बदनामी ससुराल की बदनामी ना थी? लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। शर्मिंदगी सहने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही कहाँ था। घर पर सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुंचते ही भाई की चहकती आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी यू आर ग्रेट, मेरा सूट सिलकर आ गया। इतना शानदार सूट की आंखें नहीं ठहरती। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 20,000 से कम का नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि टेलर को भी जीजा जी के पिताजी ने पूरी सिलाई के पैसे दे दिए थे। बहुत ही गर्व और प्रसन्नता से भाई ने जो सूट मुझे दिखाया वह तो उससे भी महंगा कपड़ा था जो मैंने खरीदा था, नया और बिना किसी रफू के। घर वापस आने के बाद सासू माँ के उपदेश अब कम हो गए हैं, क्योंकि उनकी नसीहतों का अब मैं 100% पालन करती हूँ। मैं अब उनकी बातों को समझ चुकी थी। सासू माँ ने कहा, रवि के पापा के ऊपर रफू किया सूट खूब जमता है। टेलर ने इतनी सफाई से सिला है कि रफू का पता ही नहीं चलता। पापा कहते हैं, कितना सुंदर सूट मेरी पुत्र वधू ने दिया है। उनको तुमने सूट दिया, मुझे क्या दे रही हो? रवि ने कहा, तुम्हारा उपहार वह 4,745 रुपये लाला जी का बिल है, जाके भुगतान करो। लेकिन उसका भुगतान तो माँ ने कर दिया, अब उसका मुआवजा तुमसे वसूलना है। और हंसते हुए रवि ने मुझे गले लगा लिया। दोस्तों, अक्सर हम माता पिता की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वे हमें हमेशा अच्छी सीख ही देते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।